फिर वो सभी पुलिस ऑफिसर्स को मारकर पुलिस की कार को अपने हाथों में उठा लेता है और हनायामा पर गिरा देता है और एक रोड के जरिए हनायामा के फेस पर अटैक करने की कोशिश करता है और उसे मारते हुए कहता है, तुम्हारे पास मौका था मुझे हराने का, लेकिन तुमने इस मौके को गवा दिया। जैसे मैं तुम्हें मार रहा हूं, तुम मुझे इसी तरह थोड़ी देर और मारते रहते तो मैं कब का मर चुका होता। और फिर वो एक गन निकालकर हनायामा की बॉडी को गोलियों से छली कर देता है। स्पेक उस पर जरा भी रहम नहीं करता और हनायामा की टांगों पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। जब हनायामा जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है तब स्पेक उसके मुंह पर जोरदार लाते मारता है। सभी को लगा था कि हनायामा का खेल अब समाप्त होने वाला है, लेकिन यह सबकी गलतफहमी थी, क्योंकि हनायामा इतनी आसानी से नहीं मरने वाला था। फिर जैसे ही इस स्पेक अपनी गन निकालकर हनायामा के मुंह में डाली तो हनायामा का जबड़ा पहले से ही टूटा हुआ था। उसके मुंह में दोनों तरफ से सुराख था और उसने उस गन की डायरेक्शन को चेंज कर दिया और जो गोली उसके सर में लगनी थी वो उसके जबड़े से बाहर निकल गई। और फिर हनायामा इस मौके का फायदा उठाकर स्पेक को जमीन पर गिरा देता है और उसके मुंह पर लगातार मुक्के बरसाने शुरू कर देता है। और हनायामा के मुक्कों के बारे में तो हम जानते ही हैं कि उसके हाथों में कितनी ज्यादा ताकत है। स्पेक अपने आंखों पर हाथ रख लेता है, जिसे देखकर हनायामा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि अब ये क्या करने वाला है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो एक फ्लैश ग्रेनेड उसके सामने मारता है। उस ग्रेनेड की रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि हनायामा के आंखों में पड़ते ही उसे कुछ नजर नहीं आता। दरअसल वो एक फ्लैश ग्रेनेड था। अब हनायामा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता, पर वो अंधा हो चुका होता है। पर न दिखने के बावजूद भी वो एकदम सही निशाना लगाकर स्पेक के मुंह पर एक मुक्का मारता है। लेकिन स्पेक भी चालाक था और वो जमीन की तरफ से निकलकर उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसकी गर्दन की बोन को तोड़ने की कोशिश करता है। पर तभी हनायामा अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक को यूज करने की कोशिश करता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हनायामा के हाथ में बहुत ही ज्यादा पावर होती है, तो वो स्पेक की बाजू पकड़कर उस पर जबरदस्त प्रेशर बनाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से स्पेक के हाथों की मसल्स फटना शुरू हो जाती हैं। और जैसे ही स्पेक को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि बहुत जल्द उसका बुरा हाल होने वाला है, तो वो अपने हाथ की एक उंगली हनायामा के कान में घुसाने की कोशिश करता है ताकि वो हनायामा की ब्रेन को डैमेज कर सके। लेकिन हनायामा इस कदर का डैमेज लेकर भी अपने पांव पर खड़ा रहता है और स्पेक की गर्दन हनायामा के हाथ में होती है। और फिर जैसे ही हनायामा अपने हाथ की मदद से स्पेक की गर्दन पर प्रेशर डालने की कोशिश करता है तो स्पेक बहुत जल्द बेहोश हो जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसका इलाज चल रहा होता है। और हम देखते हैं कि स्पेक की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। ये स्पेक की रियल फॉर्म होती है। एक डॉक्टर एक्सप्लेन करता है कि दरअसल स्पेक की ये असली हालत है। इस बंदे की असली एज 97 है, पर पहले इसकी बॉडी से हमें लगता था कि ये 50 साल का होगा, क्योंकि इसके मसल्स काफी ज्यादा बड़े थे और इसकी एज लगभग 50 के आसपास होगी। लेकिन हम सब गलत थे। अब दूसरी तरफ हमें बाकी को दिखाया जाता है, जो कि एक टेस्ट दे रहा होता है और इस पेपर में वो अपने नाम के सिवा और कुछ नहीं लिखता। और तभी बाकी का टीचर उसे समझाता है कि तुम्हें ठीक से स्टडी करनी चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम फिजिकल टेस्ट में सबसे ज्यादा नंबर लेकर आए हो, पर सिर्फ बॉडी बनाने से कुछ नहीं होगा। इंसानों ने जितनी भी तरक्की की है वो अपनी बॉडी से नहीं बल्कि अपने दिमाग से की है। और तभी वो टीचर खिड़की की तरफ चला जाता है, जहां एक शख्स रनिंग ट्रैक से उनके स्कूल की तरफ आ रहा होता है। वो बंदा खिड़की तोड़कर बाकी के क्लासरूम में आ जाता है और उसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उस टीचर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि ये बंदा उड़ कैसे सकता है। और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि उन 5 क्रिमिनल्स में से एक डॉयल था, जो कि मेरा फेवरेट है। और वो बाकी से कहता है कि भाई, ये टीचर तुम्हें इतना कुछ बोल गया, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ना सहता, इसके मुंह पे एक जोरदार पंच मार देता। तभी वो सच्ची में उस टीचर के मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है। ये देखकर बाकी रोने का नाटक करने लगता है और बोलता है, मुझे तो डर लग रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करना, तुम तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, क्या तुम मुझे मारने आए हो? और इससे पहले कि डॉयल बाकी लोगों पर अटैक करता, बाकी एक जोरदार किक डॉयल के मुंह पर मारता है और इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। डॉयल एक चाकू निकालता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, बहुत खूब, तुम सिर्फ 17 साल के हो लेकिन हर खतरे को भांप लेते हो। तुम जानते हो कि तुम्हारा दुश्मन कितना ताकतवर है और उसके साथ कैसे फाइट करनी है। लेकिन बाकी डॉयल की बातों पर ध्यान नहीं देता और क्लासरूम की खिड़की से जंप मारकर नीचे आ जाता है। उसके भागने का पर्पस सिर्फ ये होता है कि उसकी क्लास वालों को ये पता न चल जाए कि वो एक अंडरग्राउंड रेसलर है, क्योंकि अगर उन लोगों को पता चल गया तो पूरा का पूरा स्कूल उससे डरने लगेगा। और जैसे ही बाकी नीचे पहुंचता है, बाकी एक माली के पास से गुजरता है, जो कि कुछ पत्तों को काट रहा होता है, या फिर कहूं तो नाटक कर रहा होता है।
और जैसे ही बाकी उसे गुड मॉर्निंग कहता है तो वो बंदा बाकी पर अपनी कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है। दरअसल ये कोई माली नहीं है, ये यानागी है, उन्हीं 5 क्रिमिनल्स में से एक और इन सभी में से सबसे ज्यादा खतरनाक है। और फिर देखते ही देखते यानागी अपने हाथ में मौजूद वेपन्स को घुमाना शुरू कर देता है। वो एक नानचक्कू की तरह वेपन होता है और उसके दोनों सिरों पर कांटों की तरह 30 कुल्हाड़ियां लटकी होती हैं। अगर वो वेपन बाकी की बॉडी से टकरा गया तो वो उसकी बॉडी को चीर डालेगा और फिर वो अपने वेपन को घुमाता हुआ, जो एक चैन के साथ बंधा होता है, उसे जमीन पर गिरे हुए एक पत्थर की तरफ टकराता है और वो पत्थर इतनी स्पीड से बाकी की तरफ आता है कि बाकी उसे ठीक से देख तक नहीं पाता, लेकिन किसी न किसी तरीके से उसे डॉज कर लेता है। बाकी को अंदाजा हो जाता है कि उसकी जान अभी खतरे में है और यानागी एक के बाद एक अटैक करता है और बाकी को उसके अटैक्स को डॉज करने में काफी ज्यादा मुश्किल आती है। और यानागी बाकी की तारीफ करते हुए इसे कहता है, तुम्हारी आंखें काफी तेज हैं। हालांकि मैंने अपने हथियार को एक रस्सी की चेन के साथ बांधकर बनाया है, जिससे उसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है, लेकिन तुम फिर भी मेरे वेपन्स के अटैक को देख पा रहे हो। ये बहुत ही इंप्रेसिव बात है। वो अपने एक वेपन को निकालकर बाकी को पकड़ा देता है और अपने दूसरे वेपन को रस्सी में बांधकर अपनी स्पीड को डबल कर देता है और कहता है, सिंगल वेपन को यूज करना दो, वेपन से ज्यादा आसान होता है। अब देखता हूँ बेटा कैसे तुम बचते हो मेरे अटैक से। और फिर देखते ही देखते वो अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है और वो उस पर अटैक कर देता है और बाकी के हाथ में जो वेपन होता है वो उसको भी बीच में से काट देता है। और इसी फाइट के दौरान जैसे ही यानागी अपनी पूरी फुल फोर्स के साथ बाकी पर अटैक करने की कोशिश करता है तो बाकी अपनी शर्ट को उतार देता है और वो शर्ट उसके वेपन में फंस जाती है। इसका मतलब है कि यानागी के दोनों वेपन्स अब बेकार हो चुके हैं। इसी दौरान पीछे से शिबुकावा वहां पर आ जाता है और वो जैसे ही यानागी का नाम लेता है और यानागी जैसे ही मुड़कर पीछे देखता है तो वो पानी से भरी हुई केतली को यानागी को पकड़ा देता है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि बहुत पहले यानागी ने ऐसी ही सेम हरकत की थी शिबुकावा के साथ, पर उस टाइम उस केतली में गर्म पानी था जिसकी वजह से शिबुकावा के दोनों हाथ जल गए थे। और ये पूरा इंसिडेंट अब वो यानागी के साथ रिपीट करता है। दरअसल वो यहाँ पर उससे बदला लेने आया होता है, पर तभी हम देखते हैं कि वो पानी गर्म नहीं होता, वो ठंडा पानी होता है। ये शिबुकावा का एक छोटा सा मजाक होता है। इसको यानागी शुरू में समझ नहीं पाता और शिबुकावा अपना मुंह फाड़ फाड़ के हंस रहा होता है और कहता है, भाई मजा आ गया आज। लेकिन शिबुकावा अपनी अटैक को यूज करते हुए यानागी के वेट और उसकी फोर्स को उसी के खिलाफ यूज कर देता है और उसे जमीन पर पटक देता है। ये देखकर बाकी का मुंह खुला का खुला रह जाता है, पर यानागी भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला होता और शिबुकावा काफी जख्मी हो जाता है। अब यानागी के हाथ में हम एक ऐसा वेपन देखते हैं जो कि किसी शेर के पंजे जैसा होता है और फिर शिबुकावा बाकी से कहते हैं, लगता है हम दोनों को मिलकर इससे फाइट करनी होगी, क्योंकि जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था तो हमने डिसाइड किया था कि इसका कोई रूल नहीं है। शिबुकावा जिसके हाथ से खून बह रहा होता है यानागी के मुंह पर खून के छींटे फेंक देता है जो कि सीधा जाकर उसकी आंखों में गिरता है और वो थोड़ी देर के लिए अंधा हो जाता है। शिबुकावा इस मौके का फायदा उठाता है और यानागी पर अटैक कर देता है और वो बाकी को भी कहता है, ओए तुम भी मेरी मदद करो। वो दोनों मिलकर उससे फाइट करते हैं। यानागी धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा होता है, पर वो जरा भी नहीं घबराता। बाकी यानागी के पेट पर एक जोरदार किक मारता है। तभी यानागी अपनी हिप्नोटाइज करने वाली एबिलिटी का यूज करता है और बाकी का नाम पुकारता है और उसे पूछता है, बाकी दुनिया की सबसे खतरनाक गैस कौन सी है? मेरी बातों पर ध्यान दो। बाकी धीरे धीरे उसकी बातों में गुम होने लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। वो उसके माइंड को हिप्नोटाइज कर रहा होता है और चलते चलते यानागी बाकी के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है। तभी शिबुकावा उसे बोलता है, ओए ये क्या कर रहे हो? वो तुम्हें मार देगा, वो तुम्हारे पास आ रहा है। पर बाकी तो मानो किसी और दुनिया में होता है और यानागी इस मौके का फायदा उठाकर अपने गैस के हैंड को बाकी के नाक के पास आकर रख देता है, जिसकी वजह से बाकी बेहोश हो जाता है। उसकी आंखें खुली होती हैं और तभी दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एक सूमो रेसलर बेड पर लेटा हुआ होता है। दरअसल इस बंदे पर भी यानागी ने हमला किया था अपनी पॉइजनस गैस की मदद से, और क्योंकि सांस के जरिए जब कोई पॉइजनस गैस इनहेल की जाती है वो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी बॉडी में फैलने लगती है और तुम हिल डुल नहीं पाते। यही सेम चीज अभी बाकी के साथ हो रही थी। इसी टेक्निक की वजह से यानागी को ये टाइटल मिला था जो कि था द पॉइजनर। बाकी वहां बेहोश पड़ा होता है और यानागी बाकी से दोबारा पूछता है, मैंने तुमसे पूछा था कि सबसे पॉइजनस गैस कौन सी है? और वो होती है ऑक्सीजन, क्योंकि हवा में 24 घंटे ऑक्सीजन होती है। हर एक बंदा ऑक्सीजन को इनहेल करता है
और अगर मैं इसी ऑक्सीजन को अपनी ताकत बना लूं तो मैं अपने ओपोनेंट को आसानी से हराने में कामयाब हो पाऊंगा। और ये सब बोलने के बाद वो बाकी को जगाकर वहां से फरार हो जाता है। तभी मित्सुनारी अपने सभी फाइटर्स को बुलाता है और बहुत गालियां देता है, और खास तौर पर बाकी को कहता है कि तुम यानागी से हार जाओगे। ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बाकी मेरा नंबर 1 फाइटर बगैर किसी रूल के हार गया। मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और उन सभी की इंसल्ट करने के साथ साथ उनको मोटिवेट भी कर रहा होता है कि मार्शल आर्ट्स का ये मतलब नहीं है कि तुम सभी को एक अखाड़े में फाइट करनी है। तुम्हारा दुश्मन कहीं भी आ सकता है, तुम्हें हमेशा रेडी रहना चाहिए। ये सब सुनकर हनायामा गुस्से में आ जाता है और टोकुगावा को कॉलर से पकड़ लेता है और उसे कहता है, ओए बुड्ढे, अपनी बकवास बंद कर। ये सुनकर टोकुगावा को भी गुस्सा आ जाता है और वो हनायामा के मुंह पर एक पंच मार देता है और उसे कहता है, ओए नीचे उतार, मुझे तुम डरा रहे हो। मुझे वो रोते हुए कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारे हारने का सबसे ज्यादा अफसोस है, क्योंकि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम हनायामा उन सबसे हार जाओगे। और खास तौर पर बाकी तुम पर बहुत ज्यादा यकीन था। मुझ पर तुमने मेरी नाक कटा दी। बाकी ये सारी बातें सुन रहा होता है और उसे काफी गिल्टी महसूस होता है। बाकी वहां से जाने लगता है और फिर वो जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलता है तो वो अपने सामने डोरियन को पाता है, जिसके हाथ में गैसोलीन होती है और एक हाथ में एक लाइटर। उसका प्लान होता है कि वो उन सभी फाइटर्स को एक ही जगह पर जला देगा। इससे पहले कि वो गैसोलीन फेंक कर आग लगाता, तभी काटसुमी वहां पर पहुंच जाता है और उसके हाथ से वो लाइटर ले लेता है और डोरियन को नीचे गिराने के बाद वो सारा का सारा गैसोलीन डोरियन पर गिर जाता है। ये देखकर डोरियन थर-थर कांप रहा होता है, क्योंकि काटसुमी उसके ऊपर लाइटर लेकर बैठा होता है और एक चिंगारी पड़ते ही वो मर जाएगा। इसी वक्त डोरियन सोचता है कि ये काफी बदल चुका है। पहले काटसुमी उसका मजाक उड़ाते हुए उसे कहता है, अरे डरो मत, मैं आग नहीं लगाऊंगा, वरना तुम में और मुझ में कोई फर्क थोड़ी रह जाएगा। मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ और मेरी स्पिरिट अभी जिंदा है। तभी ये सब बोलते ही काटसुमी वो लाइटर डोरियन के ऊपर फेंक देता है और डोरियन की बॉडी पर आग लग जाती है और कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, ये सब कुछ मैंने तुमसे ही सीखा है। डोरियन एक नंबर के लीचड़ हो, तुम्हारे साथ कोई फेयर फाइट नहीं करने वाला है। तभी डोपोरोची कहता है, शाबाश मेरे बेटे, बहुत ही बढ़िया काम किया तुमने। वैसे भी मार्शल आर्ट्स का मतलब जीतना ही होता है, जीतने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े। और तभी डोरियन वापस से खड़ा हो जाता है। उसकी बॉडी अभी थोड़ी देर पहले जल रही होती है और वो जैसे ही होश में आता है उसके मुंह से बहुत बड़ी भाप निकल रही होती है। ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी बॉडी पर लगी हुई सारी आग अब्सॉर्ब कर ली है और एक भाप के जरिए उसे स्मोक में उड़ा दिया। तभी डोरियन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है, अब अगला कौन है? और फिर डोपोरोची आगे बढ़कर कहता है, मैं लड़ूंगा तुमसे, मुझे तुमसे अपने कटे हुए हाथ का बदला भी तो लेना है। तभी काटसुमी कहता है, अभी नहीं डैड, आपको भी मौका मिलेगा, पर उससे पहले मेरे टीचर इससे फाइट करना चाहते हैं, जिसका नाम काताओ कियोसुमी होता है। और फिर देखते ही देखते वो डोरियन पर अटैक कर देता है। वो एक के बाद एक खतरनाक अटैक करता जाता है उस पर और वो डोरियन से कहता है, ओए तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई एक लेजेंडरी मार्शल आर्टिस्ट के हाथ को काटने की? क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरी बात सुन भी रहे हो तुम? डोरियन उसकी बातों को इग्नोर कर रहा होता है। कात्सुमी बोलता है, लगता है तुम्हारे कान किसी काम के नहीं है, तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं देता है। चलो मैं तुम्हारे कान काट देता हूँ, सारा मसला ही खत्म हो जाएगा। और ये बोलते ही वो डोरियन के कानों को अपने हाथ से ही काट देता है। दरअसल उसके हाथ में एक बारीक सी स्ट्रिंग होती है। वो एक वेपन का यूज करता है उसके कान को काटने के लिए। डोपोरोची कहता है कि असल में कराटे क्या होते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और ये बोलते ही वो एक जबरदस्त किक मारता है डोरियन के। वो तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी डोरियन इस मौके का फायदा उठाकर अपने उस इनविजिबल स्ट्रिंग के जरिए कात्सुमी और उसके टीचर को उस स्ट्रिंग से बांध देता है। और फिर जैसे ही उनके टुकड़े करने वाला होता है, डोपोरोची अपने हाथ की मदद से ही उस स्ट्रिंग को काट देता है। ये देखकर डोरियन हैरान हो जाता है कि मेरे पास दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे पतली स्ट्रिंग है और इस बंदे ने अपने हाथ से ही उसे तोड़ दिया। ये कैसे हो सकता है? ये स्ट्रिंग तो इतनी मजबूत है कि ये किसी हेलीकॉप्टर को भी रोक सकती है, तो इस बंदे ने कैसे इसे तोड़ डाला? और जैसे हमें पता है कि डोपोरोची के हाथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, डोरियन अपने मुंह से एक ग्रेनेड निकालता है और ग्रेनेड की पिन फेंकते ही एक जोरदार धमाके के साथ वहां से गायब हो जाता है। पर इनसे उन लोगों को ज्यादा डैमेज नहीं होता और वो सभी लोग टोकुगावा की जान बचा लेते हैं और डोरियन एक पाइपलाइन की मदद से नीचे गटर में पहुंच जाता है, अपनी जान बचाते हुए, जहां उसने सोने के लिए अपना एक बेड भी लगाया होता है। और फाइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए ये बहुत अच्छी जगह होती है, जिसका मतलब है कि वो अंडरग्राउंड रहना पसंद करता है।
और जैसे ही वो हेडफोन्स लगाकर सुकून से गाने सुन रहा होता है तो काटसुमी उसका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाता है और डोरियन से कहता है, तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकते बच्चू। डोरियन उसे देखकर कहता है, तुम वो इंसान नहीं हो जो मुझे हरा सकता है। काटसुमी पूछता है कि तुमने इस जगह को क्यों चुना। डोरियन उसे बताता है कि बचपन में जब उसके परिवार पर आर्मी ने अटैक किया था तो वो लोग अंडरग्राउंड हो जाया करते थे और एक टनल बनाकर अपनी जान बचा लिया करते थे। वो इस जगह को बचपन से जानता है और अपनी जान बचाने के लिए अक्सर इस टनल में आ जाया करता है। काटसुमी कहता है कि मुझे तुम्हारी ये सैड स्टोरी सुनकर काफी ज्यादा दुख हुआ, और ये कहते हुए वो जोरदार किक डोरियन के मारने की कोशिश करता है, पर डोरियन उसकी किक को डॉज कर देता है और अचानक से उसकी लेफ्ट साइड पर आ जाता है और एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारता है और कहता है, मैंने तुम्हें कहा था, तुम वो नहीं हो जो मुझे हरा सकता है। और फिर जैसे ही डोरियन उसे पंच मारकर जमीन पर गिरा देता है तो वो शराब जो थोड़ी देर पहले पी रहा होता है उसकी बोतल को तोड़ता है और अपनी हाथों में ग्रीस लगाने के बाद उस बोतल के टुकड़ों को उस ग्रीस पर चिपका देता है और अब उसका हाथ एक वेपन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर जैसे ही इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट होती है, काटसुमी अपने पीछे पड़े हुए ड्रम को उठाकर डोरियन के मुंह पर फेंकता है, पर इस बार डोरियन काफी खतरनाक तरीके से फाइट कर रहा होता है और उसके अटैक को आसानी से रोक लेता है और काटसुमी को रियलाइज हो जाता है कि डोरियन को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अब यहाँ पर जिंदगी और मौत की फाइट होने वाली है। वो डोरियन पर अटैक करने की कोशिश करता है पर उसके हाथ में वो बोतल के टुकड़े होते हैं जिसकी मदद से वो काटसुमी के पांव को काट देता है। काटसुमी समझ जाता है कि डोरियन के अटैक अब ऐसे हो गए हैं जैसे किसी ने कांटों वाला आर्मर पहन लिया हो और इस पर सीधा अटैक करना खतरे से खाली नहीं है। और फिर डोरियन उसे कहता है, तुम्हारे पंच में जान नहीं है, जाओ पहले डोपोरोची से कुछ सीख कर आओ, वो असली कराटे जानता है। ये सुनकर वो समझ जाता है कि डोरियन उसे पोक कर रहा है। ये मेरा हौसला कम करना चाहता है, पर वो कहता है कोई बात नहीं, जब मैं जीत जाऊंगा तो डोपोरोची मुझ पर गर्व करेंगे। और इस सीरीज का पहला पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना और अब मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।